हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। आई होप सो आप सब अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे होंगे और कोरोना भी बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। चलिए, इस लेक्चर सीरीज़ में अपन स्टार्ट कर रहे, जैसे बात कर रहे थे डिटरमिनेंट यानी सारणिक के बारे में, तो उसका ये लेक्चर नंबर 2 है। अगर आपने इससे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उसको जाके देख लीजिएगा, क्योंकि वो बेसिक है। अगर वो समझ नहीं आएगा तो आप इस लेक्चर को भी समझ नहीं पाओगे। ठीक है। सो जो लास्ट लेक्चर था उसमें अपन ने बात करी थी कि डिटरमिनेंट क्या होता है, यानी सारणिक क्या होता है और उसकी वैल्यू अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट, यानी किसी भी पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष। आज अपन देखने वाले हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ यानी उसके गुणधर्म। ये जो है टॉपिक बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर आगे जब अपन क्वेश्चंस करेंगे तो वो कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टी के बेस पे होंगे और आपको एग्जाम में डेफिनेटली एक क्वेश्चन इसके ऊपर ज़रूर मिलेगा। सीबीएसई ऑलमोस्ट हर ईयर आपको एक क्वेश्चन देता ही देता है डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर एक क्वेश्चन। ठीक है। और भी स्टेट बोर्ड में ऑलमोस्ट हर जगह आपको ये क्वेश्चन दिखेगा ही। तो आप अच्छे से सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़िए और फिर इसके बाद अपन इसके क्वेश्चंस करेंगे। एनसीईआरटी बेस्ड अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो वो सेंड कर देना, वो भी हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है। तो जो पहली प्रॉपर्टी है वो क्या बोल रही है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पहली प्रॉपर्टी कि अगर अपन किसी भी डिटरमिनेंट की रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें, मतलब उसका ट्रांसपोज निकाल दें, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या रहती है, अनचेंज रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। ये लिखा है द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज्ड इफ द रोज एंड कॉलम आर इंटरचेंज्ड। ठीक है। यानी अगर अपन पंक्ति और स्तंभ को आपस में परिवर्तित कर दें तो उसका मान क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। ठीक है। जैसे मैंने एक आपको मैट्रिक्स दी, इसका हमको डिटरमिनेंट निकालना है। मैट्रिक्स है हमारे पास, बात करी थी इसके बारे में कल अपन ने, A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3। तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकाल देता हूँ, ये हो जाएगा मेरे पास A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3। तो अगर मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूं, क्या मैं इस ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालूं, दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे। ठीक है। ये प्रॉपर्टी अपन कल ऑलरेडी वेरीफाई कर चुके हैं। मैंने आपको इसके ऊपर एक इसी को सॉल्व करके भी वैल्यू निकाल के बताई थी और इसको भी सॉल्व करके वैल्यू निकाल के बताई थी, दोनों क्या आ रही थी, सेम आ रही थी। अब मैं यहाँ पे आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ डिटरमिनेंट निकालने की, वो होता है सॉरस डायग्राम। ठीक है। ये सॉरस डायग्राम का यूज़ करके आप किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू बहुत ही ईजिली और आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है। तो इस ए का और ए ट्रांसपोज दोनों का सॉरस डायग्राम से हम डिटरमिनेंट निकालते हैं। ठीक है। आप नॉर्मल से भी निकाल सकते हो, जो कल मैंने आपको बताया था। कई बोर्ड्स में होता है ये, कहीं में नहीं होता। सीबीएसई में तो नहीं है ये, लेकिन काफ़ी जगह आपको मिलेगा, जैसे आरबीएसई में है ये। तो मैं आपका ए का जो है सॉरस डायग्राम से आपको इसका डिटरमिनेंट निकाल के बताता हूँ और समझा भी दूंगा कि इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकलती कैसे। ठीक है। डिटरमिनेंट निकालते तो डिटरमिनेंट ही लगाएंगे, A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 और ये C3। ठीक है। अब आपको क्या करना है, पहली दो कॉलम्स को यहाँ पे आगे और हमको कॉपी कर देना है। जितना भी इसका ऑर्डर है, जैसे इसका ऑर्डर 3 है तो उसमें से एक कम, यानी 2 कॉलम इसके ऊपर आएंगे। अगर इसका ऑर्डर 4 होता तो उस केस में यहाँ पे 3 कॉलम कॉपी हो जाते हैं। तो हो जाएगा हमारे पास A2 B2 A3 B3। आप एग्जाम में ये ट्रिक तभी यूज़ करें जब उसने स्पेशली आपको मेंशन नहीं कर रखा हो कि आप जो है इस डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर उसने स्पेशली आपसे कैलकुलेट करने के लिए बोली है तो आप प्लीज़ ये मेथड यूज़ ना करें। और अगर आपको कोई प्रॉपर्टी का बेस्ड क्वेश्चन मिलता है और आपको डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आप ये मेथड प्रेफर कर सकते हैं। सबसे पहले अपन इस एलिमेंट से चलेंगे, इस एलिमेंट से डायगोनल अपन नीचे चलेंगे। ठीक है। फिर इस एलिमेंट से डायगोनली नीचे चलेंगे, फिर इस एलिमेंट से डायगोनली नीचे चलेंगे। 3 पे ही जाना है क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है, 3। 4 होता तो अपन 4 पे जाते हैं। तो अपन को क्या करना है, जो डायगोनल एलिमेंट है बस उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। A1 B2 C3 सबको प्लस करना है, इस वाली को। जो ऊपर से नीचे आ रही है यानी जिनका एरो नीचे की तरफ है वो सब ऐड होंगे। तो ये A1 B2 C3 यहाँ पे हो जाएगा B1 C2 A3 और ये प्लस C1 A2 B3 माइनस। अब कौन सी चीज़ें माइनस करनी है, जिसका डायगोनल नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। तो अपन को करना भी वैसे ही है, जैसे अभी अपन ने इसमें देखा भाई डायगोनल जैसे नीचे आ रहा है इस एलिमेंट से, वैसे इसके जस्ट नीचे वाला, सबसे नीचे वाले से अपन को डायगोनल लेना है। तो इसके सबसे नीचे वाले से अपन डायगोनल लेंगे तो इसका डायगोनल यूं ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है।
इसका डायगोनल ये सीधा सीधा ऊपर की तरफ जाएगा और इसका डायगोनल ये सीधा सीधा ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं वो तो पॉजिटिव रहेंगे और जो नीचे से ऊपर जा रहे हैं वो नेगेटिव। तो इन नेगेटिव को मैं एक साथ ही लिख रहा हूँ। नेगेटिव मतलब समझ गया ना, सबके आगे माइनस आएगा। तो हमारे पास हो जाएगा A3B2C1 प्लस B3C2A1 B3C2A1 और C3A2 और ये B1, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब जरा इस ट्रांसपोज वाले की डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करके देखते हैं क्या दोनों वैल्यू इक्वल आ रही है या फिर दोनों की वैल्यू डिफरेंट आ रही है। आई थिंक सो यहाँ पे आपको विजिबल नहीं हो पाएगा नीचे, सो इसको अपन यहाँ कैलकुलेट कर देते हैं, फिर इसको रब कर देंगे। सो हमारे पास A ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट की वैल्यू अपन निकाल रहे हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, मैं आपको सिर्फ प्रॉपर्टी वेरीफाई करके बता रहा हूँ, क्वेश्चन में एग्जाम में आता है तो आप सीधा सीधा सॉल्व करके वेरीफाई कर सकते हो। A1 A2 B1 B2 और ये C1 C2। अभी भी मेथड नहीं आया तो देख लीजिए, बहुत ईजी है। पहले एलिमेंट से नीचे जाना है डायगोनली, दूसरे से नीचे जाना है डायगोनली, तीसरे से नीचे जाना है डायगोनली। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा A1 B2 C3 प्लस A2 B3 C1 प्लस A3 B1 C2 पहला, फिर ये माइनस। अब नीचे से ऊपर जाना है अपन को, तो इस एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे। तो ये हो गया ऊपर एक, फिर ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, बस एरो की डायरेक्शन में चलना है। तो ये हो गया C1 B2 A3 प्लस C2 B3 A1 और लास्ट C3 B1 और ये A2। देख लीजिए दोनों मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये लास्ट वाली टर्म मैच कर रही है, ये भी मैच कर रहा है क्या? हाँ जी, C2 B3 A1 मैच कर रहा है। फिर यहाँ पे हमारे पास आ रहा है C1 B2 A3, सही है। A1 B2 C3 यहाँ पे हमारे पास है, ओके ये रहा A3 C2 B1 और ये रहा हमारे पास C1 B3 A2। दोनों के दोनों क्या आ रहे हैं आपस में? इक्वल। ये इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू है और ये इसकी, तो दोनों की क्या आ रही है? सिमिलर आ रही है। इसका मतलब हमने दोनों की वैल्यू क्या कर दी? सॉल्व करी और हमको वैल्यू मिल गई कि भाई इसके जो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है आपस में? इक्वल आ रही है। तो पहली प्रॉपर्टी बहुत ईजी है कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं और उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं तो उसके डिटरमिनेंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो सेम ही रहता है। ठीक है, सॉल्व डायग्राम अगर आपको आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप नॉर्मल तरीके से निकाल लीजिएगा, कोई इशू नहीं आएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपन को क्या बोल रही है? लेट मी राइट इट अगेन। चलिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोल रही है कि अगर हम कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम के एलिमेंट्स को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो हमारा जो भी डिटरमिनेंट है वो -1 से मल्टीप्लाई हो जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और बहुत ज़्यादा काम आएगी हमारे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारी। एक ये भी इंपॉर्टेंट है और एक इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि कोई भी दो रो या दो कॉलम को अगर आपस में इंटरचेंज करके उनके एलिमेंट को, तो हमारे जो डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू किससे मल्टीप्लाई हो जाती है? -1 से। तो बहुत ईजी सी प्रॉपर्टी है। मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई हमारे पास ये डिटरमिनेंट ले लेते हैं। अगर मैंने बोला कि भाई इसके जो दो कोई भी दो रो ले लो, फर्स्ट सेकंड वाली को ले लो, तो सॉरी हाँ फर्स्ट सेकंड वाली को ले लेते हैं। तो हमने इनको आपस में क्या कर दिया? इंटरचेंज कर दिया। तो अगर ऐसा हो रहा है, देखिएगा हमने इस वाली को करा है फर्स्ट सेकंड को, यानी मैंने R1 को R2 से रिप्लेस कर दिया। मैंने आपको बताया था ये साइन इंटरचेंज के लिए आता है। तो अगर मैं R1 R2 को रिप्लेस करता हूँ आपस में, तो इसका जो डिटरमिनेंट है, अगर सपोज मैंने इसको नाम दिया है, जनरली हम डिटरमिनेंट की वैल्यू को डेल नाम दे देते हैं, तो उसको अगर मैं डेल नाम देता हूँ और इसको मैं इसके डिटरमिनेंट को मैं del1 नाम देता हूँ, तो जो आपका डेल है वो -del1 के इक्वल होगा, या del1 जो है वो -del के इक्वल होगा। सो बेसिकली जो वैल्यू है वो आपस में -1 से मल्टीप्लाई हो जाती है। इसी तरीके से अगर मैं कोई दो कॉलम को भी इंटरचेंज कर देता तो उस केस में भी वो किससे मल्टीप्लाई हो जाती? -1 से। एक एग्जाम्पल देते हैं, अभी आपको समझ आ जाएगा। मैंने आपको मैट्रिक्स दी 2 6 8 7 6 0 9 0 1। मैं कह रहा हूँ कि भाई इसकी पहले डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं,
फिर इसके कोई भी दो रो या कॉलम को इंटरचेंज करके वैल्यू चेंज करके देखते हैं क्या आती है। सो मैं वही सॉरस डायग्राम यूज़ कर रहा हूँ, आप नॉर्मल मेथड से कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सो पहले मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूँगा, फिर इन तीनों को, फिर इन तीनों को, समझ आ गया होगा। फिर सब्ट्रैक्ट करना, माइनस करना है, तो इनको और फिर इनको, ठीक है। तो देखिए तीनों को मल्टीप्लाई करिए, 6 2 12, 6 दूनी 12 और 1 12 ही आने वाला है, प्लस 6 को 0 से करा तो ये तो 0 ही हो गया, इसको करा तो ये भी 0 ही हो गया, माइनस 9 इंटू 6 इंटू 8 नौचिंग 54 54 9 6 54 इंटू 8, और फिर ये हमारे पास आ रहा है, ये तो 0 ही हो गया क्योंकि 2 0 आ रहे हैं, और यहाँ पे आ रहा है 7 6 42 प्लस 42, ठीक है। तो ये हो गया 12 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 8 4 जा 32 और 8 5 जा 40 और ये हो गया 43 और ये माइनस का 42। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा 390, ये 32 में से 42 गया तो 10 बचा, तो ये हो गया 3, सॉरी ये दोनों तो माइनस है तो ऐड होंगे, सॉरी। इसको इससे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 30 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 462, ठीक है। तो ये तो हमारे इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई, इसको अपन नाम दे देते हैं डेल, ठीक है। जनरली डिटरमिनेंट के अंदर आपको डेल ही लिखा हुआ दिखेगा उसकी वैल्यू के लिए। तो ये हमने इसका मॉड निकाला है ना, तो इसको हटा देते हैं अपन क्योंकि हम डिटरमिनेंट के बारे में बात कर रहे हैं इसके। अब अपन दो को इंटरचेंज करके देखते हैं ना, फर्स्ट और सेकंड वाली को इंटरचेंज करते हैं, फिर देखते हैं हमारे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है। तो हमारा जो नया डिटरमिनेंट बनेगा वो 2 6, सॉरी हमने चेंज करा है, तो 7 6 0 2 6 8 और ये नीचे वाला तो एज इट इज़ ही है। इन दोनों को कॉपी करना है, तो 7 6 2 6 और ये 9 0, ठीक है। अब देखिएगा वापस वही टेक्निक, ये और ये, थोड़ा इसको सही लिख देते हैं, ये 9 यहाँ 0 यहाँ और ये, फिर ये और लास्ट में ये। तो ये हमारे पास 7 6 हो गया 42 और ये 6 इंटू 8 इंटू 9 तो प्लस 6 इंटू 8 इंटू 9, लास्ट वाली टर्म तो 0 ही हो जाएगी। इस बार जब यहाँ से करेंगे तो फर्स्ट टर्म 0 हो गई, नेक्स्ट टर्म जो है वो भी 0 हो गई है, और थर्ड वाली जो टर्म है वो 6 2 जो कितना आ रहा है माइनस का 12। आपको क्लियरली दिख रहा होगा पीछे वाली वैल्यूज आगे आ गई हैं और आगे वाली पीछे, तो बेसिकली जो भी इसकी वैल्यू आएगी बस इसका क्या आएगा पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ से अपन ने क्या सीखा, यहाँ से अपन ने सीखा कि अगर अपन कोई भी दो रो, जैसे इन दोनों रो को या मैं कहूँ कॉलम को इंटरचेंज कर दूँ, फर्स्ट सेकंड को कर दूँ या सेकंड थर्ड को कर दूँ या फर्स्ट थर्ड को कर दूँ, तो भी हमारी जो वैल्यू है, जो डिटरमिनेंट की वैल्यू किससे मल्टीप्लाई हो जाती है -1 से। तो हम क्या करेंगे, जब भी अपन ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, यानी जब भी हम कोई भी दो रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज करेंगे, तो उस केस के अंदर हमारे पास क्या होगा, जो डिटरमिनेंट है वो -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आई थिंक सो आप लोगों को इतनी बात समझ आ गई होगी। तो इसी तरीके से अगर मैं कोई दो कॉलम को भी इंटरचेंज करता, मतलब इसको इससे या इसको इससे, तो भी उस केस में जो डिटरमिनेंट है वो -1 से मल्टीप्लाई हो जाता है। इन केस अगर मैं ऐसा करूं कि दो बार चेंज कर दूं, मतलब मैंने क्या बोला, फर्स्ट सेकंड जैसे मैंने चेंज करा R1 को R2 से, फिर मैंने चेंज कर दिया लेट से C2 को C3 से। अगर ऐसा मैं करता हूं तो -1 इसकी वजह से आएगा, -1 इसकी वजह से आएगा और -1 इसका हो जाएगा प्लस हो जाएगा। जैसी रिक्वायरमेंट होगी जब अपन करेंगे तो आपको वैसे वैसे क्वेश्चन समझ आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि जब अपन दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं, तो उस केस में जो डिटरमिनेंट है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाता है, -1 से। अच्छा, हमारा जो ये कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशन जैसे दिख रहे होंगे आप, जो आपने इन्वर्स निकालने में सीखे थे मैट्रिक्स में। लेकिन मैट्रिक्स में क्या होता था कि हम या तो सिर्फ रो ऑपरेशन अप्लाई कर सकते थे या कॉलम ऑपरेशन, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। आप चाहो तो रो अप्लाई करो, कॉलम एक साथ अप्लाई करो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता। अगर आप रो ऑपरेशन अप्लाई करें तो रो ही अप्लाई करेंगे, कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो कॉलम ऑपरेशन ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें दोनों एक साथ कर सकते हैं। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी भी इजी गोइंग थी, तो आपको ये बात भी समझ आ गई होगी।
थर्ड वाली प्रॉपर्टी, दिस इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो बहुत जगह सीधी सीधी अपन यूज करेंगे। ये प्रॉपर्टी अपन को क्या बोल रही है? ये प्रॉपर्टी अपन को बोल रही है कि अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल हो, एक जैसी हो, तो उस केस में उस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होती है? 0। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने बोला, यहाँ पे अपन ने लिखा ना, यही डिटरमिनेंट ले लेते हैं, ठीक है। अगर मैंने इस डिटरमिनेंट में सपोज बोला 2, यहाँ पे आपको विजिबल तो हो नहीं पाएगा, तो यहाँ देखते हैं। मैंने बोला 262, यहाँ पे भी 262 है, और यहाँ पे लिखा है 901, और मैं आपको बोलता हूँ इसकी वैल्यू आप निकालिए, तो आप सीधा सीधा क्या बोलेंगे? इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी है? 0, क्योंकि यहाँ पे दो जो रो है वो क्या हो गई? सेम हो गई। या इस तरीके से दो कॉलम भी सेम हो जाए तो उस केस में भी जो वैल्यू वो कितनी आएगी? 0। इसको भी प्रूफ करना मुश्किल नहीं है। अच्छा, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड रो को, सपोज एक हमारे पास डिटरमिनेंट है और इसकी वैल्यू कितनी है? किसके इक्वल है? डेल के। अगर मैं फर्स्ट रो और सेकंड रो को चेंज कर दूं तो आपको पता है डिटरमिनेंट में तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, लेकिन सेकंड रूल के अकॉर्डिंग किससे मल्टीप्लाई हो जाता है? -1 से। तो ऐसा करने के बाद इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? डेल। तो यहाँ से एक, बट हमको तो पता है कि जब अपन ने इंटरचेंज भी करा तो भी अपन को तो वापस यही डिटरमिनेंट मिल गया, मैं बोल सकता हूँ डेल किसके इक्वल है? माइनस ऑफ डेल के। समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने बोला ये आपके पास डिटरमिनेंट था जिसकी वैल्यू किसके इक्वल है? डेल के इक्वल। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं आपको कह रहा हूँ, ये भी शायद आपको विजिबल नहीं हो पा रहा होगा, थोड़ा इसको नीचे लिखते हैं। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। ये लिखा है 262,262,149। सपोज इसकी वैल्यू निकालने के बाद डेल आती, कुछ भी आती है ना, डेल मान लिया अपन ने इसको। अब मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि मैं R1 को R2 से चेंज कर दूँ। मैंने ऑपरेशन करा, R1 को R2 से इंटरचेंज कर दिया। आपको पता है चेंज करने पे भी कोई फर्क आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि ये वाली ऊपर जाएगी, ये वाली नीचे आएगी, रहनी तो सेम है। लेकिन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग जब भी अपन कोई भी दो रो या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो -1 हो जाता है। तो जब मैं जब ये ऑपरेशन अप्लाई कर दूंगा तो डेल की जगह कितना आ जाएगा? माइनस डेल। और ये माइनस डेल एक्चुअली किसकी इक्वल है? खुद वापस इसी के तो इक्वल है, क्योंकि एक्चुअली तो रो को आपस में चेंज करने से कुछ हुआ नहीं। सो बेसिकली ये और ये इक्वल है, तो ये और ये भी इक्वल होने चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल हो तो हम लिख सकते हैं डेल इक्वल्स टू माइनस का डेल। सॉल्व करने पे आएगा 2 डेल इक्वल्स टू 0 और डेल इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एक सीधी सीधी प्रॉपर्टी समझ आ जाती है अपन को कि क्या हुआ भाई, कि कोई भी दो रो या कॉलम को चेंज करने पे जो डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी? 0। तो ये हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। चलिए, तो फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या है? इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय k देन द डिटरमिनेंट इज ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाय k। यानी अगर अपन किसी भी पंक्ति के, अगर कोई भी पंक्ति स्तंभ है उसके सभी अवयव अगर k से गुणा किए हुए तो सारणिक भी किससे गुणा हो जाएगा? k से। अब यहाँ पे आपको बात ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मैट्रिक्स के केस में अगर कभी भी अपन मैट्रिक्स को किसी भी नंबर से गुणा करते थे तो सारे के सारे जो एलिमेंट है वो उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे अगर अपन किसी भी डिटरमिनेंट को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका एक कॉलम या सिर्फ उसका एक रो के सारे एलिमेंट उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ मैंने कोई डिटरमिनेंट दिया आपको a, ठीक है ना, इसको डेल बोलते हैं क्योंकि अपन डेल डेल ही बोलेंगे इस केस में। तो डेल मैंने आपको कोई डिटरमिनेंट दिया 2 6 2, या चलिए इसको 4 ले लेते हैं, और ये 9 6 8 3 2 1। तो मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि इसमें आप फर्स्ट रो में देखिए, इसके अंदर मैं इसको क्या लिखता हूँ? फर्स्ट रो के अंदर जो एलिमेंट है उसको 2 into 1 2 into 3 और 2 into 2 ऐसे लिख सकता हूँ। नेक्स्ट वाले का तो कुछ हो नहीं सकता, तो इसको तो अपन एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है। बेसिकली मैं एक कॉमन फैक्टर देखने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी एक कोई कॉमन इसका गुणनखंड। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि जो पहले रो के जो एलिमेंट है वो किससे मल्टीप्लाई है? सब के सब 2 से। तो इस पूरे के पूरे डिटरमिनेंट से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 2, कुछ इस तरीके से। तो जो इसका डिटरमिनेंट आया है, यानी इसका जब मैं डिटरमिनेंट निकालूंगा और जब मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा तो इसका जो डिटरमिनेंट है इसका 2 गुना होगा, ठीक है। मतलब मैं जब इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालूंगा तो जो भी आएगी, जैसे सपोज मैंने बोल दिया कुछ भी आया, जैसे a लेट से स्मॉल आई और इसके लिए स्मॉल भी आई, तो अपन क्या बोलेंगे कि a इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा? 2b के। तो यानी हमने प्रॉपर्टी में तो यही बोला है कि अगर अपन किसी भी रो या किसी भी कॉलम को किसी भी नंबर के उसके सारे के सारे एलिमेंट सारे के सारे अवयव k से मल्टीप्लाई हो जाए, डिटरमिनेंट भी किससे मल्टीप्लाई हो जाता है? k से। यानी थ्योरेटिकली मैं आपको समझाऊं तो कहानी कुछ इस तरीके की है।
मैंने बोला ये A1 है, A2 है, A3 है, B1 है, B2 है, B3 है, ये KC1 है, KC2 है और एक KC3 है। ये कोई डिटरमिनेंट है, तो इस डिटरमिनेंट को अपन कैसे लिख सकते हैं, के बाहर कॉमन ले लीजिए तो बाकी सारे एलिमेंट जो आपके वो एज इट इज आ जाएंगे। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। बाकी सब जो हमारे पास एलिमेंट है C1, C2, C3 ये सब एज इट इज आ जाएंगे, ये हमारे कहने का मतलब है। तो ये जो K है, क्योंकि सारे किसी भी एक रो हो सकता था, जरूरी नहीं था कि यहाँ पे मल्टीप्लाई K हो सकता था, इसके बजाय फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई होता है, सेकंड कॉलम में, थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई होता है, तो जो K वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। जैसे इसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा और फ्रेम करके बोलूँ कि यहाँ पे 3 लिखा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 3, इसको लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 और इसको मैं लिख सकता था 3 इंटू 1। तो सेकेंड जो रो है उसमें से वापस क्या कॉमन आ रहा है, 3, तो मैं 3 को और बाहर ले लेता। यानी बेसिकली हमारे पास किसी भी कॉलम या रो में कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है, कोई कॉमन गुणनखंड आ रहा है, तो उसको अपन बाहर ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो एलिमेंट है वो कैसे हो जाते हैं, 3, 2 और ये 1। और आपको देखो अब प्रॉपर्टी लिखती हुई दिख रही होगी कि यहाँ पे ये जो ये वाली रो है और ये वाली रो सेम हो गई, इसका मतलब इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू सीधी सीधी कितनी होगी, 0, ठीक है भाई। ये दोनों सेम हो गया ना, इससे पहले प्रॉपर्टी में पढ़ा था ना, कोई भी दो रो या कॉलम सेम आ जाए तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ये अपन ने जो है एक तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ये हमारे पास क्वेश्चन आया भी, बोला इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है, तो अपन को दिख रहा है भाई सेकंड वाले रो के अंदर 3 कॉमन आ सकता था, ले लिया, अंदर ये भी 3 A2 A1 बन गया, इसका मतलब 2 रो सेम, इसके मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू 0। तो प्रॉपर्टी में हम क्या कहना चाहते हैं कि अगर आपके पास कोई भी कोई भी रो है या कोई भी कॉलम है, उसमें कोई भी एक नंबर है, अगर उससे वो उसके सारे जो एलिमेंट्स हैं, जो अवयव हैं, उससे मल्टीप्लाइड है, तो आप उसको बाहर ले सकते हैं इजीली, ठीक है ना। अब इसके ऊपर एक बहुत अच्छी और चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने बोला आपको कि हमारे पास एक इसी डिटरमिनेंट को देखते हैं अपन, मैंने बोला ये डेल है, इसमें लिखा हमारे पास KA1, KA2, KA3, KB1, KB2 और KB3, और ऐसे KC1, KC2 और KC3। अगर ऐसा है रो के अकॉर्डिंग ले लो या कॉलम के अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट रो में से क्या कॉमन आ गया, K, सेकेंड रो में से क्या कॉमन आ गया, K, और थर्ड रो में से भी क्या कॉमन आ गया, K। अंदर क्या बचा, A1, B1, A1, A2, A3, B1, B2, B3 और C1, C2 और ये C3। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, K3, और बाकी हमारे पास जो भी मैट्रिक्स है वो एज इट इज, सॉरी डिटरमिनेंट एज इट इज। सो बेसिकली अपन ने क्या सीखा कि जितने भी ऑर्डर की मैट्रिक्स है भाई, पहले तो अपन को देखना है कि सारे के सारे जो एलिमेंट है वो किसी एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई होने चाहिए, ठीक है, उनका एक कॉमन गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर निकलना चाहिए। तो अगर सारे के सारे एलिमेंट किसी एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाइड हैं, तो अगर उस मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 है तो उसकी वैल्यू, अगर डेल के अंदर ऑर्डर जो है 1 है, तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, K डेल 1 के इक्वल, ठीक है। उसके डेल 1 की मतलब उसकी वैल्यू, डिटरमिनेंट की वैल्यू K टाइम ऑफ डेल हो जाएगी। अगर उसका ऑर्डर 2 है, ठीक है, तो उसके अंदर हो जाएगा K स्क्वायर इंटू डेल, 3 है तो K क्यूब इंटू डेल, 4 है तो K 4 इंटू डेल, और इसका अगर ऑर्डर जो है वो n है तो कितना हो जाएगा, K की पावर n इंटू डेल। कंपल्सरी क्या है, सब के सब एलिमेंट एक ही नंबर से मल्टीप्लाइड है। जैसे मैंने बोला यहाँ पे सब के सब एलिमेंट ऐसा बोलता हूँ मैं कि सब के सब 2 से मल्टीप्लाइड होते हैं, तो 2 यहाँ से आता, 2 यहाँ से आता, 2 यहाँ से आता, तो इसके अंदर क्या आ गया जाता है, 2 की पावर 3 या 2 का क्यूब। आप बात समझ पा रहे होंगे, ये इसकी एक छोटी सी प्रॉपर्टी वो इसी से निकल के आई है। जबकि हमारे मैट्रिक्स में क्या होता था कि अगर मेरे को K बाहर लेना है तो सारे के सारे नंबर या सारे के सारे एलिमेंट उससे मल्टीप्लाई होने चाहिए थे। मतलब अगर ये डिटरमिनेंट की जगह मैट्रिक्स लिखा हुआ होता सपोज, तो मैं यहाँ पे K क्यूब नहीं लिखता, मैं सिर्फ क्या लिखता, K, क्योंकि मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है कि सारे नंबर अगर किसी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाइड है तो उसको अपन बाहर कर सकते हैं। लेकिन डिटरमिनेंट में क्या है कि अगर कोई भी एक रो जाए या एक कॉलम के सारे एलिमेंट किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, मतलब जो भी हमारा एलिमेंट जिससे मल्टीप्लाइड है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। ये इस प्रॉपर्टी से आप समझ रहे होंगे, नहीं समझे तो एक और क्वेश्चन से मैं आपको बताता हूँ इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड, ठीक है। क्वेश्चन ये है, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे को और इसकी वैल्यू निकालनी है। या चलिए शो करना है, शो दैट यानी दिखाना, दर्शाना है, शो दैट किसकी वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, 0 के।
ठीक है, दिख रहा है आपको कि ये जो सेकंड वाली, अब मतलब आपको कोई ना कोई दो आइडेंटिकल रो ढूंढनी है, सिमिलर रो ढूंढनी है, तभी तो इसके लिए 0 पाएगी। या तो अपन ने क्या करा कि भाई इन सब में से दिख रहा है अपन को यार कुछ ना कुछ कॉमन तो आ रहा है, तो ये 9 चौक 36, 8 चौक 32 और ये 7 चौक 28, मतलब बेसिकली इन सब में से 4 कॉमन आ रहा है। इसको मैं लिख सकता हूँ 4 × 9, 4 × 8, 4 × 7, तो इसमें से 4 कॉमन आ गया बाहर। मैंने क्या करा, मैंने इसको लिखा 4 × 9, 4 × 8 और ये 4 × 7। आपको एग्जाम में पूरा नहीं करना, आपको सिर्फ शॉर्ट में लिखना है, ठीक है। सब में से 4 4 4 कॉमन ले लीजिए। उस केस में जब आप पूरा कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 4 9 8 7 9 8 7 और ये 3 2 1, दो सिमिलर आ गई। इसका मतलब वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज द आंसर। तो आई थिंक सो आपको ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है। तो हमारी पहली प्रॉपर्टी थी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम कंसिस्ट ऑफ सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स देन डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ 2 और मोर डिटरमिनेंट। ये तो बुकिश लैंग्वेज है, मैं आपको इसका सीधा सीधा मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने आपको बोला कोई डिटरमिनेंट है, इस तरीके से लिखा हुआ है 2x + y 3x + z और लेट से x + y और नीचे कुछ भी एलिमेंट लिखे, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहली जो रो है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो किसी ना किसी सम की फॉर्म में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको तोड़ के लिख सकते हैं। इस डिटरमिनेंट को अपन 2x 3x x x y z z y x, ये तो पहला डिटरमिनेंट हो गया, प्लस दूसरे डिटरमिनेंट में क्या आ जाएगा y z y x y z और z y और ये x। आई थिंक सो आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। हमने क्या करा, हमने जो रो के जो एलिमेंट्स थे उसको तोड़ करके लिख दिया। बाकी किसी भी एलिमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस रो के एलिमेंट को जो भी मतलब किसी 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स की फॉर्म में लिखे हुए हैं उसको इस तरीके से अपन तोड़ के लिख सकते हैं। अगर अब इसमें तीसरी टर्म भी हो जाती 3 डिटरमिनेंट बन जाते, 4 होती तो 4 बन जाते। अगर ऐसा सेकंड रो के साथ हो जाता तो अपन सेकंड रो को तोड़ करके लिख देते, फर्स्ट और सेकंड एज इट इज रहती। ये सिर्फ ये जो ऑपरेशन है अपन रो के साथ कर के साथ साथ और कॉलम के साथ भी परफॉर्म कर सकते हैं। कॉलम के साथ कैसे, भाई मैंने आपको डिटरमिनेंट के अंदर ऐसा नहीं लिख करके दिया होता, यहाँ पे सपोज y, यहाँ पे x और यहाँ पे z, यहाँ पे लेट्स x ले लेते हैं, और ये ऐसा होता नहीं, हम तो कॉलम के साथ करके बताना चाहता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे जैसे y लिखा है और यहाँ पे जैसे x लिखा है, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पे 2x आ जाता, यहाँ पे +y आ जाता, यहाँ पे x प्लस यहाँ पे y आ जाता और यहाँ पे z प्लस यहाँ पे आ जाता x। बाकी इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेसिकली अपन ने कॉलम को भी इस तरीके से तोड़ सकते हैं। तो अपन ने इस जो पहले वाले एलिमेंट तो फर्स्ट वाले डिटरमिनेंट में, सेकंड वाले एलिमेंट सेकंड वाले डिटरमिनेंट में, और जो बाकी एलिमेंट है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना। तो अपन ने ये लिखा है कि अगर कोई भी रो या कोई भी एलिमेंट 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स के सम की फॉर्म में लिखी हुई है तो अपन उसको इस तरीके से अलग अलग डिटरमिनेंट में तोड़ के लिख सकते हैं। अब सर यहाँ पे प्लस की जगह अगर माइनस आ जाता तो कोई बात नहीं, अगर यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ जाता तो यहाँ पे अपन प्लस ही लिख देते, यहाँ पे अपन एक माइनस लगा देते, ठीक है। बस इतना सा हो जाता। या सब में माइनस आ जाता तो उस केस में भाई सब पे माइनस 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 लगता, और किसी भी रो में अगर कॉमन नंबर कोई होता है तो बाहर आ सकता है इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। भाई मैं कह रहा हूँ यहाँ पे प्लस 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 की जगह माइनस लिखा होता सबकी जगह, तो यहाँ पे माइनस आता, यहाँ पे माइनस आता, ये सबके सब -1 से मल्टीप्लाइड है तो -1 को अपन बाहर ले सकते हैं, तो ये -1 बाहर आ जाता, 1 तो लिखने का कोई सेंस नहीं है और यहाँ पे प्लस हो जाता, बस सिंपल। तो प्लस है तो प्लस लगा दो, माइनस है तो माइनस लगा दो। अगर किसी भी 1 या 2 में माइनस है तो उसको उस एलिमेंट के साथ इंडिविजुअली लिख दो, अलग लिख दो, जैसा मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो ये इसकी 5th प्रॉपर्टी थी। आई थिंक सो भी आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, यदि इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम इज 0 देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। इट इज़ क्वाइट ईजी, बहुत ईजी प्रॉपर्टी है कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट के किसी भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाते हैं। मैं आप बता देता हूँ, जैसे मैंने आपको डिटरमिनेंट दिया 2 8 6 0 0 0 7 6 8, बोले इसकी वैल्यू क्या, बोले सीधी सीधी 0। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी बोलती है कोई भी रो या कोई भी कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाएं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू भी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है।
सो दिस इज दी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। आई थिंक सो आप सबको ये भी समझ आ गई होगी। तो ये थी बाकी 3 प्रॉपर्टियाँ। अब एक दो जो और प्रॉपर्टी बची हैं वो देख लेते हैं अपन, इसके बाद ये टॉपिक अपन ओवर करेंगे। चलिए, ये हमारी आखिरी प्रॉपर्टी है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस के अंदर जब अपन ने मैट्रिक्स के एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़े थे तब वहाँ पे अपन ने कहीं ना कहीं सीख ली थी। ठीक है, देखते हैं क्या बोल रहा है। अपन को बोल रहा है इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट बी एडेड द इक्वी मल्टीप्लाइज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ वन और मोर रोज और कॉलम देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज। हिंदी में पढ़ लीजिए, मुझे लगता नहीं आप लोगों को कुछ समझ आएगा, इसको पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं क्या बोल रहा है। मैंने बोला कोई डिटरमिनेंट है आपके पास, है ना, ए, जैसे मैंने बोला वही बोल देते हैं A1 A2 A3 वाला ही, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अपन ने एलिमेंट्री ऑपरेशन में पढ़ा था, अगर मैं ऐसा लिख दूं, मैंने बोला R1 को मैं लिख रहा हूँ R1 प्लस K टाइम ऑफ R2 लिख सकते हैं, या प्लस K के बाद L टाइम ऑफ R3, कुछ भी लिख दीजिए। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा 3 4 भी चलेंगे, ऑब्वियसली 3 से ज़्यादा नहीं तो 3 भी करेंगे तो भी चलेगा, एडिशन करेंगे तो भी चलेगा, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो भी चलेगा, बता चुका हूँ वहाँ पे, है ना। तो आप ऐसे कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर दीजिए। अगर मैं बोल देता, या ऐसा नहीं करके मैं बोल देता R2 गिव्स R2 माइनस R1, ठीक है, या माइनस R3 भी कर देता, कुछ भी हो सकता है। मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कुछ भी ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म करें तो इस केस में हमारे जो डिटरमिनेंट की वैल्यू वो क्या रहती है, अनचेंज। जबकि मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता था, मैट्रिक्स की वैल्यू चेंज हो जाती थी। लेकिन अपन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर ऐसा करते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसको प्रूफ करके देखते हैं। ये मैंने इसलिए लिया है। तो हमारे जो डिटरमिनेंट है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। हम R1 में K टाइम ऑफ R2 कर रहे हैं, A1 प्लस K टाइम ऑफ B1, A2 प्लस K टाइम ऑफ B2 और A3 प्लस K टाइम ऑफ B3, ठीक है। और ये B1 B2 B3 C1 C2 C3 तो एज है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये डिटरमिनेंट और ये डिटरमिनेंट आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल। प्रूफ कर लेते, बहुत ईजी है। इससे पहले एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इसको अपन क्या कर सकते हैं, स्प्लिट करके लिख सकते हैं, तोड़ के लिख सकते हैं। तो A1 B1 C1 सॉरी A1 A2 A3 A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस K टाइम ऑफ B1 K टाइम ऑफ B2 K टाइम ऑफ B3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब आपको मैंने अभी एक और प्रॉपर्टी भी बताई थी कि भाई अगर आपके पास कोई भी आपको एक कॉमन वो मिल जाए, रोज इसके अंदर कोई भी एक कॉमन नंबर आ रहा है तो उसको बाहर ले सकते हैं। तो इस K को अपन बाहर ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा B1 B2 B3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 और यहाँ पे प्लस में ये तो है ही A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। यहाँ पे आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात दिख रही होगी, क्या कि भाई ये 2 रो तो सेम हो गई, और जब 2 रो सेम हो जाती है डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली 0। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी हो गई, K इंटू 0, ये तो 0 हो गया। सो बेसिकली बचा क्या हमारे पास, ये पूरा तो क्या हो गया 0 प्रॉपर्टी से। बचा क्या, ये और ये आपस में तो इक्वलेंट ऑलरेडी है ही। तो इसका मतलब अपन ने प्रूफ कर दिया कि अगर अपन किसी भी रो को किसी दूसरी रो से ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई करके, तो उसकी डिटरमिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारी लास्ट प्रॉपर्टी थी। आपको कुछ बुक्स में कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज भी मिलेगी ना, कोफैक्टर और माइनर से रिलेटेड, वो अपन बाद में पढ़ेंगे क्योंकि अपन ने कोफैक्टर और माइनर अभी तक पढ़े नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा इसका लास्ट प्रॉपर्टी थी। एक प्रॉपर्टी आपको कई बुक्स में ऐसी देखने को मिल जाती है कि भाई आपके पास कोई डायगोनल है, सॉरी मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट है, और उसके अंदर अपर ट्राइंगुलर या लोअर ट्राइंगुलर के सारे एलिमेंट 0, जैसे ये है A B C D E और ये 0 0 0 0, ये अपर ट्राइंगल के सारे एलिमेंट नॉन जीरो है और लोअर ट्राइंगल के सारे 0। यानी अगर आपको ऐसा डिटरमिनेंट मिल जाए तो उस केस में, सॉरी यहाँ पे A B C D E F, क्योंकि ये तो फिर 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ ऐसा आ जाए, इस केस में डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा क्या होती है, डायगोनल का प्रोडक्ट। तो बहुत सिंपल है ना। तो कोई पूरी की पूरी ये जो, अगर मैं इस कॉलम के अबाउट अगर इसको मैं एक्सपेंड करता, देखो ना ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है एक्चुअली, इस कॉलम के अबाउट अगर मैं इसको एक्सपेंड करता, इसको खोलता, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालता इसकी पंक्ति के सापेक्ष, तो उस केस में मैं क्या लिखता, A और डिटरमिनेंट मेरे पास क्या बचता, D E 0 और F। आपको पता है ये दोनों मल्टीप्लाई होने,
वो तो जीरो हो जाना है, तो ये तो वैल्यू आती है, क्योंकि कोई प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ फिर भी आप बोल सकते हैं, कहीं बुक्स में दे रखी होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।